नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। प्रकाश के अपवर्तन का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक क्या होता है और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको देखने को मिलता है, अंकीकृत प्रश्न बनाने को मिलता है। तो इसका जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको अंकीकृत प्रश्न बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो, ठीक है। तो इसका आज हम परिभाषा भी देखेंगे और एक एग्जाम्पल एक दो करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए, समय को हम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है कि अपवर्तनांक। पहले इसका हम परिभाषा देखें कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका ये परिभाषा हुआ। एक बार और परिभाषा बोल देते हैं क्या कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल यानी शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, हम अपवर्तनांक बोलते हैं। ये इसका परिभाषा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं, कौन से फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक को यानी अपवर्तनांक को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एन से। जहां पे भी हम एन लिखें आप समझ जाइए कि अपवर्तनांक के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। बहुत सारे देखिए क्या होता है, बड़ा बड़ा कोई वर्ड होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या है, एन है ये। उसके बाद क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल। मतलब अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, बताए थे परिभाषा में कि शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, पहले भी बताए हैं। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, सी एम से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सी अपॉन सी एम। ये उस माध्यम मतलब क्या होता है, उस माध्यम का मतलब होता है कि जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे उसी का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल को यहाँ लिखना है, जिसका भी हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, सी अपॉन सी एम। अगर तो आपको बोला जाए कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, सी अपॉन सी एम। शून्य में प्रकाश की चाल अपॉन का मतलब बटा होता है, बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हो पूरा क्लियर हो जाए। तो बोला जाए कि कांच का अपवर्तनांक निकाले। कांच किसका, कांच का। तो जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक हो जाए, लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में बोले थे, उस माध्यम का मतलब कौन सा माध्यम का निकालना है हमें, कांच माध्यम का निकालना है। तो लिखना किसको है यहाँ पे, कांच को लिखना है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया हमको कि कांच का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो देखिए हमको अपवर्तनांक को हम बोले किससे डिनोट करते हैं, हम एन से। देखिए यहाँ पे एन लिख दीजिए, एन। उसके बाद किसका निकालना है हमको, कांच का निकालना है। तो कांच को हम ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एन यहाँ पे देखिए जी है, निकालना क्या है, एन जी। उसके बाद शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में क्या लिखते हैं हम, सी अपॉन किसका निकालना है, कांच का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सी जी। बस क्या है, सी जी का मतलब क्या हो गया कि शून्य में ये कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए अब क्या है कि इसको थोड़ा सा नीचे हो सकता है नहीं दिखे, हाँ यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ बराबर करके ही लिख देते हैं। चलिए शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो हम लोग सब जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति 2 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये किस में होता है, शून्य में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा कांच में प्रकाश की चाल है वो कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बता चुके हैं आपको। तो यहाँ क्या लिखना है, 2 लाख, 5 शून्य दे देना है, 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको कट कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 5 5 शून्य है, तो क्या हो जाएगा, खत्म।
यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म। अब ये देखिए किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ भी किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो ये दोनों भी कट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, वो यूनिट लेस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड था, यहाँ भी किलोमीटर प्रति सेकेंड है, दोनों को क्या किए हम कट कर दिए, तो बचा कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो अपवर्तनांक होता है ये हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में। हो सकता है कि पूछ दे कि कांच का ये अपवर्तनांक का मात्रक होता है या नहीं होता है, तो क्या होता है, नहीं होता है। तो ये देखिए ये कट गया। अब बचा क्या है मेरा, इसमें कहाँ कितना बचा, 3/2 बचा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कीजिए पूरा 1.5। तो 1.5 जो आया ये किसका अपवर्तनांक आया, कांच का अपवर्तनांक आया। और हम जानते भी हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। ठीक है, ऐसे हमको निकालना है। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए कैसे हम निकाले कि कांच का अपवर्तनांक जो फार्मूला था उसमें हम पुट कर दिए और ये निकल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हो सकता है किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिए अब आप ये वाला क्वेश्चन हम बनाए, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए, उसके बाद इसको बना लीजिएगा, उसके बाद मेरा देखिएगा कि कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए इसको भी बना देते हैं। तो किसका निकाला है, पानी का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कौन सा माध्यम का निकालना है, पानी माध्यम का निकालना है, वाटर का निकालना है। तो पानी में प्रकाश की चाल, तो देखिए अपवर्तनांक हम क्या लिखते हैं, n से लिखते हैं, और निकालना किसका है, वाटर का निकालना है, तो W लिख सकते हैं। यहाँ शून्य में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं, C, और निकालना किसका है, वाटर का निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, CW। आ गया समझ में, क्या है, CW लिख दिए। अब तो क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल अपॉन क्या है, पानी में प्रकाश की चाल। तो क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है हमारा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, अब अपॉन ये बटा क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब क्या इसको कट कीजिए तो क्या होगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, कट हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे पहले ही क्या होता है, जो इसका अपवर्तनांक होता है वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होगा, पहले ही कट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम काटते हैं। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य क्या होगा, खत्म, 3 0 3 0 खत्म। फिर 5 से काटिए, 4 5 20, 25 कट गया, और ये क्या हो गया, 6 5 30, ये 0 बचा, यहाँ आ जाएगा 0, तो कट गया। अब देखिए 15 से काट दीजिए, 15 3 45, 15 चौका 60, बचा मेरा कितना, 4/3। अब 4/3 को आप जब पूरा भाग दे के लिखिएगा तो क्या आएगा, 1.33। आप देख लीजिएगा, तो ये हमारा कांच का पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाता है, 1.33 हो जाता है। ठीक है, ये मेरा अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला बताए, 2 एग्जाम्पल बताए, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा देंगे कि अपेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या है, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करके इसका क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे, इसको डिराइव करके फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम, आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में, कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाल लीजिए। अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको बताए हैं, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाल के फिर माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, और दोनों का अनुपात कर देना है। मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 के अपवर्तनांक को जब आप अनुपात कर दीजिएगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। ये इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिराइव करते हैं और इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है। हम मान लेते हैं माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, n1 है। अपवर्तनांक निकालने डिनोट करने के लिए आपके बताए थे कि अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं, तो n1 मान लेते हैं, n1। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n1 बराबर क्या हो जाएगा, जो
फॉर्मूला होता था अपवर्तनांक का, क्या होता था, C/C1, मतलब किसी शून्य में प्रकाश की चाल अपन उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम अभी C1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा मानते हैं क्या, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N2 मान लिए, N2, तो N2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/C2 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया ना। क्या मान लिए कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक N1 है, तो N1 बराबर फार्मूला है, जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है वही हम यहाँ पे पुट कर दिए, बैठा दिए, डायरेक्ट लाके पटक दिए, तो क्या होगा C/C1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक C/C2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। मतलब माध्यम 2 का, जो माध्यम 2 है उसका अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया, N21, इसको समझिएगा। तो जिसका हम अपवर्तनांक निकालते हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं। देखिए हम कौन सा माध्यम का निकाल रहे हैं, 2 माध्यम का निकाल रहे हैं, मतलब दूसरा माध्यम का। देखिए दूसरा माध्यम का निकाल रहे हैं और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो देखिए n क्या, 1 क्या हो गया, बाद में हो गया। ये वाला थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लीजिएगा कि किसी मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे और जिस माध्यम के सापेक्ष निकाल लेंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो हम निकाल किसके रहे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो माध्यम 2 का निकाल रहे हैं, माध्यम 2 लिखा हुआ है, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो 1 को क्या किए, बाद में लिख दिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको 1 का निकालना होता किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, तो हम कैसे लिखते, तो लिखते इसको N21, किसका निकाल रहे हैं, N1 का निकाल रहे हैं, 1 माध्यम का निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, तो 2 के सापेक्ष ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम निकाल किसका रहे हैं, 2 का, तो 2 का पहले लिखे हैं, बस लिख दिए। क्या हुआ, अपवर्तनांक बराबर क्या हुआ, N21, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। अब फार्मूला डायरेक्ट बैठा दीजिए, तो N21, तो N बराबर ये क्या होगा, 2 का हम क्या माने थे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या माने थे, N2 माने थे। माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है, तो N2 और अपॉन मतलब क्या हो जाएगा, जो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, अनुपात में होता है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1 का अपवर्तनांक N1। अब देखिए दोनों का फार्मूला पुट कर दीजिए। N2 का क्या होता है, C/C2, और क्या होता है N1 का क्या होगा, C/C1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, C/C2, और ये क्या होगा, जब ये क्या ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स में आप लोग जानते होंगे, इतना ये हमको तो बताने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, C और C कैंसिल हो गया, ये C कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। अब बचा क्या मेरा, C1/C2, क्या बच गया, C1/C2। यही क्या हो गया हमारा निरपेक्ष, ये आपेक्षिक अपवर्तनांक हो गया, किसका, माध्यम 2 का, किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, C1 का मतलब क्या होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। कौन सा फॉर्मूला, माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 के खिलाफ, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। पूरा एकदम अच्छा से समझाए, धीरे से समझाए, मतलब धीरे धीरे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है एक बार में नहीं समझ आए तो 2 बार में देखिएगा, इससे तो ज़्यादातर एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए अब हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम को जब हम परिभाषित करेंगे तो 2-3 को टर्मिनोलॉजी है, मतलब छोटा छोटा टर्म है, उसको हमको जानना पड़ेगा। वो क्या क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, ये सब हमको जानना होगा, तभी हम प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम को परिभाषित कर सकते हैं, और अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारे टर्म को हम फर्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के फर्स्ट लेक्चर में हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम
पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख लीजिए। नहीं तो अगर हम फर्स्ट नियम यहाँ पे बताएंगे, आपतित किरण की बात करेंगे, अभिलंब की बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप जाके, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके देख लीजिए, ठीक है। और किसी को है कि नहीं ही जाना है, हमको इसी वीडियो में सीखना है, तो चलिए इसमें भी हम थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण के बारे में, अभिलंब के बारे में जानकारी हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से बताते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नियम को परिभाषित करेंगे। तो क्या है, हम लेते हैं 2 माध्यम ले लिए, एक हवा माध्यम ले लिए, एक कांच माध्यम ले लिए। आपको बताए थे कि जब क्या है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आपको मालूम था पहले से, ठीक है। तो लीजिए एक किरण ले लेते हैं, एक किरण लिए और क्या हुई, सतह 2 माध्यमों को, सतह से 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराई और क्या अभिलंब की मुड़ गई। तो एक अभिलंब होना चाहिए तब ना अभिलंब की ओर मुड़ेगा। एक अभिलंब हम खींच दिए, देखिए ये अभिलंब खींच दिए, या ये क्या हुई, अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ गई, ठीक है। तो ये सब का कुछ ना कुछ नाम होता है और इसी का यूज हम फर्स्ट नियम में करेंगे। तो ये क्या होता है, क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ से जो ये आने वाली जो किरण है, ये जो किरण आ रही है जो सतह से टकरा रही है, इस टकराने वाली किरण को हम कहते हैं, कौन सा किरण, आपतित किरण कहते हैं। तो ये किरण जो आ रही है सतह से टकराई, उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। वो जिस बिंदु से टकराई, कहीं से तो टकराई होगी किसी बिंदु पे, तो जिस बिंदु पे टकराई मतलब आपतित किरण 2 माध्यमों के सतह को अलग करने वाले जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। ये वाला बिंदु हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। और ये देखिए एक रेखा है, तो ये कौन सा है कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे किसी बिंदु पर खींचे गए लंब रेखा को, लंब रेखा को, यानी परपेंडिकुलर रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यहाँ देखिए इस बिंदु पर खींचा गया एक लंब रेखा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इस रेखा को हम अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए ये आपतित किरण यहाँ से आई और टकरा के क्या हुई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ के जाने वाली किरण को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, ठीक है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट नियम क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट नियम ये हमारा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। बताए थे, देखिए तीनों चारों वर्ड का यूज हो गया। तो ये क्या होता है कि आपतित किरण, ये वाला किरण, आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु, अभिलंब, ये वाला जो अभिलंब है, और अपवर्तित किरण, ये किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल कहने का मतलब क्या है कि एक ही समतल में है। ये देखिए यहाँ से आया, फिर ये क्या, ये पूरा जो बोर्ड है हमारा एक ही समतल है ना। ये क्या है, 2D है, द्विविमीय बोर्ड है हमारा। तो ये क्या है, 3D में चल गया। ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ये आया सीधा, ये क्या है, यहाँ से प्रवेश किया, उसके बाद ये क्या फिर ऐसे चल गया, ऐसा तो नहीं है। ये क्या है, ये इसी समतल में रहा, इससे तो निकल के तो कहीं गया नहीं। तो यही कहने का मतलब था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हमारा क्या होता है, दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम हमारा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये परिभाषा है, इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में डिट्टो पूछ देता है, सेम टू सेम पूछ देता है कि किन्हीं 2 माध्यम, मतलब दूसरा नियम क्या है पहले कि किन्हीं 2 माध्यमों को क्या और किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अनुपात के नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं। इसको पूरा रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम ही बोलते हैं। इसका सबसे वीवीआई पॉइंट, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ भी दिया है, 2 नंबर में भी पूछ देगा कि ये तो पूछ सकता है कि स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन का कौन से नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं।
ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, या तो दूसरा 2 नंबर में पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम लिखें, ये भी पूछ सकता है द्वितीय नियम लिखिए, या तो ये पूछ सकता है कि स्नेल का नियम लिखें। स्नेल का नियम में भी क्या आप लिख लीजिएगा इसको, तो ये दोनों ये इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होते हैं, एकदम समझ में आएगा। मेरे पास आ गया तो कुछ चिंते न है, जब हमारे पास आ गए तो चिंता है तो फिर आए काहे, एकदम पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और है कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इतना सारा हम पढ़ रहे थे, तो देखिए हमारा क्या होता है मकसद कि हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे हमको लगता है कि हम अपने डेली लाइफ से, जो हम जिंदगी डेली जी रहे हैं, उसको कनेक्ट करें, उससे संबंध स्थापित करें, तो समझने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बुक का इतना चीज़ पढ़े हम, अब एक चीज़ ये हमको समझ में आना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में हमारा क्या उपयोग है। सर इतना तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या है, थोड़ा सा बताइए कि हमसे रिलेटेड क्या है। तो बहुत सारा उपयोग है, चलिए देखते हैं क्या है। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, मतलब आप लोग कभी ऐसा ऑब्जर्व जरूर किए होंगे। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है बहुत, मतलब आप लोग सब जानते होंगे, अब भले ऑब्जर्व नहीं किए होंगे लेकिन आज सबको आपको ऑब्जर्व करवा देते हैं कि कोई बाल्टी है या कोई कुआं में या नदी में, देखा कि बाल्टी में अगर आप छड़ी को रखिएगा तो छड़ी जो है क्या है, आप सीधा रखिएगा लेकिन छड़ी वो क्या है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मतलब मुड़ा हुआ ऐसे करके टेढ़ा दिखिएगा आप करके भी देखिएगा, नहीं कभी ऑब्जर्व भी किए होंगे, ये होता है। दूसरा क्या होता है, पानी से भरी बाल्टी का गहराई में कम प्रतीत होना। कुआं से पानी सब भरे होंगे, है ना, तो आप जब बाल्टी को अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी का गहराई का कम प्रतीत होना, मतलब वो लगता है कि बहुत कम, पूरा गहराई में होता है लेकिन वो क्या उठा हुआ दिखाई देता है। आप देखिए अगर बाल्टी क्या है नीचे गिर गई है, पूरा अंदर चल गई है, लेकिन आप ऊपर से देखिएगा तो बाल्टी क्या है, उठा हुआ प्रतीत होगा, ऐसे उठा हुआ होगा। ठीक है ना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, दैनिक जीवन में उपयोग है। और देखिए एक चीज़ होता है, 2-3 चीज़ और होता है। आप क्या है, कोई बाल्टी है वहाँ ले लीजिएगा, बाल्टी में पानी भर लीजिएगा, आप उसमें अपने हाथ को डुबाइएगा। ठीक है, हाथ को जब अंदर डालिएगा तो देखिएगा आपका हाथ जो है ना थोड़ा सा मोटा प्रतीत होगा, मतलब लगेगा कि मेरा हाथ जो है थोड़ा मोटा हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उसको आप हाथ को निकालिएगा तो लगेगा कि नहीं, हाथ तो मेरा ठीक ही है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। एक चीज़ और होता है, कोई नींबू अब है, नींबू को आप क्या कीजिए, बाल्टी पानी से भरे बाल्टी में डाल दीजिए नींबू को, और जब नींबू उसमें जाएगा आप देखिएगा बाहर से तो क्या होगा, नींबू बड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो अगर उसको आप बाहर निकालिएगा तो वो फिर सेम साइज में होता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। एक और नियम होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हम लोग से मछली के बारे में, कि मछली सब पकड़े होंगे, मछली बहुत सारे गांव में पोखर में या तालाब में पकड़ने गए होंगे। तो क्या होता है, मछली जब क्या है अंदर पानी में चल रही होती है, इधर से उधर मूव कर रही होती है, तो आप जब बाहर से देखते हैं तो मछली बहुत बड़ा दिखाई देती है, यार ये तो बुआरी है, इतना मोटा है ना, बहुत मोटा बुआरी है। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको हाथ दे के किसी तरह पकड़ लेते हैं तो दिखते हैं अरे यार ये तो छोटा निकला, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब छोटा होता है। मछली को जब बाहर से देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है, लेकिन जब उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं तो बहुत ही छोटा होता है। ये सब किसके कारण होता है, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और बहुत सारा उपयोग है, लेकिन धीरे धीरे करके बताएंगे, ज़्यादा अभी इतना आप समझिए कि ये सब प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का कुछ टॉपिक हम इसमें कवर कर लिए हैं, और कुछ टॉपिक अब अगले वीडियो में मिलाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि बड़ा वीडियो तो बना नहीं सकते, आपको पहले बता चुके हैं, इंटरनेट की मजबूरी होती है, उसमें मेरे पास नेट है नहीं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और अच्छा लगेगा ही, इतना अच्छा से बताएं हैं तो अच्छा लगेगा ही, बहुत मेहनत लगता है, तो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, जितना आपका दोस्त है क्लास 10th का सबको शेयर कीजिए। एक बार शेयर करके देखिए, रिकमेंड कीजिए, तो देखिए सर का वीडियो अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, लाइक कीजिए, और आपको अगर कोई क्वेरी होती है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे सर ये वाला वीडियो हमको चाहिए, या तो इस पार्ट में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम पर्सनली हैंडल करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे होगा कि और नोटिफिकेशन भी बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जाए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।